मनसा माई की बहुत अनन्य कृपा है। उनका आशीर्वाद पिछले 50-60 साल से, जब से मैं पंचकूला के अंदर आया हूँ। जहाँ तक कुछ लोगों की आयु को लेकर टिप्पणियाँ थी, मैंने पहले भी कहा था कि आयु की जो सीमा है वो हमारे संविधान में, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं है। कि जो विश्वास मेरे ऊपर उन्होंने व्यक्त किया है, जो उम्मीद मेरे से जताई है, उनकी वो विश्वास और उम्मीद के ऊपर मैं खरा उतरूंगा और तीसरी बार यहाँ से पंचकूला से विधानसभा की सीट भारी बहुमत से जीत करके उनकी झोली में डालूंगा। मैं दूसरे लोगों की तरह ये नहीं कहूँगा कि मैं पंचकूला को पेरिस बनाऊंगा या पंचकूला को मैं सिंगापुर बनाऊंगा, लेकिन हाँ, पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकूला बनाने के लिए मैंने पिछले 10 साल के अंदर प्रयास किए हैं और उसके परिणाम भी निकले। क्योंकि पंचकूला एक ठीक नागरिक है। बहुत सारे IAS, IPS रिटायर्ड जो हैं आज पंचकूला के अंदर अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद या अपना मकान बना करके आफ्टर रिटायरमेंट वो रह रहे हैं। तो पंचकूला ने पिछले 10 साल के अंदर जो विकास किया, ये उसी का परिणाम है। और मैं ये समझता हूँ कि जब कोई व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो वो अपने लिए खड्डा खोद लेता है। आज कांग्रेस जिस प्रकार से ये ओवर कॉन्फिडेंस का जो प्रतावा कर रही है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रही है, यही इनकी डिफीट का कारण बनेगा। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। हरियाणा के अंदर चुनावी माहौल गरमाने लगा है। बीजेपी ने अपने पहले 67 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। 90 कैंडिडेट हरियाणा में कुल बीजेपी के आने हैं, इतने ही कैंडिडेट अन्य दलों के आने हैं। चुनावी समर में योद्धा के रूप में अगर कहें, योद्धा मैं इसलिए कहूंगा, ज्ञानचंद गुप्ता जी के पास बैठा हूं। जब टिकट की चर्चाएं शुरू हुई, इलेक्शन का माहौल शुरू हुआ, तो बहुत सारे लोग थे वो पहले से ही लड्डू बांट रहे थे कि ये 75+ है, ये आउट ऑफ गेम है, इनको टिकट नहीं मिलेगी। जब इस तरह की बातें मार्केट में हो रही थी तो बहुत शांत और सहज स्वभाव से ज्ञानचंद गुप्ता जी अपने प्रयासों में लगे हुए थे। सारे सिलसिले की बात करेंगे ज्ञानचंद जी से, लेकिन यहाँ ये बताना चाहूँगा कि कहते हैं माँ की कृपा जिस पर हो उसकी रक्षा माँ के अलावा और कौन करेगा। मनसा देवी के अनन्य भक्तों में से एक ज्ञानचंद गुप्ता जी। मनसा देवी को इन्होंने पिछले 10 साल में स्वरूप ही सुधार दिया। 2 बार नवरात्रे होते हैं, भारी भीड़ पूरे भारतवर्ष से आती है, हर सुविधा वहाँ मुहैया करवाई जा रही है। और इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हरियाणा के प्रभारी रहे, उनका सेक्टर 7 पंचकूला से नाता रहा। तो ज्ञानचंद गुप्ता जी उनके सानिध्य में तब भी बहुत कुछ सीखते रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी भी तब मोदी जी के साथ हुआ करते थे। ज्ञान जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, मुबारक। धन्यवाद धनी जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो वो योद्धा निकले, कईयों को चित करके बिना किसी तीर को चलाए, जो कह रहे थे कि अब के बार जब ज्ञान जी 75 बार है, हमारी लॉटरी निकल जाएगी। नहीं, देखिए, जैसा अभी आप कह रहे थे, मेरे ऊपर माता मनसा माई की बहुत अनन्य कृपा है। उनका आशीर्वाद पिछले 50-60 साल से, जब से मैं पंचकूला के अंदर आया हूँ, हमेशा मेरे ऊपर रहा है। वो मैंने जो कुछ मांगा वो हमेशा माता ने मुझे दिया है। तो इसलिए मुझे माता पर पूरा विश्वास था कि महामाई जो है वो ठीक करेगी। जहाँ तक कुछ लोगों की आयु को लेकर टिप्पणियाँ थी, मैंने पहले भी कहा था कि आयु की जो सीमा है वो हमारे संविधान में, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं है। और आदरणीय अमित शाह जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों के अंदर ये क्लियर किया था
कि व्यक्ति की आयु नहीं, उनकी कार्यशैली, उनका कार्य, उनकी लोगों के साथ जुड़ाव, लोगों के लिए किए गए कार्य और एक स्वच्छ जो एक राजनीति, उसको देख करके वो कोई भी पार्टी का कैंडिडेट या उम्मीदवार बनाते हैं। तो मुझे आज पार्टी ने पंचकूला विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार चुनाव के अंदर उतरने का मौका दिया है और मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो विश्वास मेरे ऊपर उन्होंने व्यक्त किया है, जो उम्मीद मेरे से जताई है, उनकी वो विश्वास और उम्मीद के ऊपर मैं खरा उतरूंगा और तीसरी बार यहाँ से पंचकूला से विधानसभा की सीट भारी बहुमत से जीत करके उनकी झोली में डालूंगा। ज्ञान जी, सुबह 5-5:30 बजे आपकी योग क्रियाओं के साथ दिन की शुरुआत होती है। कई बार हमने कवर भी की है, देखा भी है, पूर्णत एक्टिव, मतलब फील्ड में किसी के दुख सुख में, पारिवारिक, विधानसभा में अपने कोई फाइल आपकी पेंडिंग नहीं रहती थी। मतलब इन मोमेंट्स के बाद भी कुछ लोगों को फिर भी क्यों ऐसा लगता था कि ज्ञान जी 75+? देखिए, मैं समझता हूं कि ये उन लोगों की कार्यशैली हो सकती है, लेकिन मेरी हमेशा ये कार्यशैली रही है कि हम पॉजिटिव बात करें। जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने 80+ कई विधायक और मंत्री बनाए हैं। मैंने तो पहले कहा कि आदरणीय अमित शाह जी ने जो स्पष्ट कर दिया कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अंदर आयु सीमा कहीं भी वर्णित नहीं है, तो उसलिए आयु के ऊपर सोच करके कोई टिकट निर्धारित करना, मैं समझता हूं कि पार्टी का ये कोई निर्णय नहीं है। हाँ, आयु के साथ साथ उनकी सेहत, उनके कार्यशैली या पार्टी के प्रति समर्पण, ये सब चीजों को देख करके पार्टी कोई भी जो उम्मीदवार है वो तय करती है। तो उसी दृष्टि से पार्टी ने मुझे जो तीसरी बार मौका दिया है, मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजें सोच समझ करके ही निर्णय किया है और मैंने जैसे पहले कहा कि मैं उनके उम्मीद और विश्वास के ऊपर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेक्टर 7 पंचकुला में जब हरियाणा के प्रभारी के रूप में रहे तो आपको पूरा सानिध्य मिला, आपको पूर्ण प्रेम मिला। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी केवल हरियाणा के नहीं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ के प्रभारी थे। मैं उस समय चंडीगढ़ प्रदेश का अध्यक्ष था और अध्यक्ष होने के नाते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन हमेशा मुझे मिलता रहता था और मैं जो उनके साथ वो जो 5 साल बिताए, मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए एक स्वर्णिम अवसर था। मुझे बहुत कुछ उनके सानिध्य में सीखने का अवसर मिला, कार्य करने का अवसर मिला और मैं आज अगर इस पोजीशन पे हूँ तो वो जो 5 साल उनके साथ बिताए, ये उसी का परिणाम है। उन्होंने मुझे चंडीगढ़ के अंदर मेयर के नाते भी काम करने का अवसर दिया, 2 बार मैं वहाँ से पार्षद रहा। तो आज मैं समझता हूँ कि जो एक दिशा या जो उन्होंने मार्गदर्शन किया, उसका मुझे भरपूर फायदा आज मिल रहा है। आपने पंचकुला को मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर करवा दिया, मनसा देवी को पूरी तरह डेवलप करवा दिया, नाडा साहब के लिए विशेष बजट लेकर आए। अब जो तीसरी पारी बतौर विधायक, अगर जनता आपका साथ देती है तो आपके टारगेट्स क्या रहेंगे? नहीं, देखिए, मैं दूसरे लोगों की तरह ये नहीं कहूँगा कि मैं पंचकूला को पेरिस बनाऊंगा या पंचकूला को मैं
सिंगापुर बनाऊंगा, लेकिन हाँ, पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकूला बनाने के लिए मैंने पिछले 10 साल के अंदर प्रयास किए हैं और उसके परिणाम भी निकले। आज पंचकूला का जो उपेक्षित पंचकूला था, आज वो विकसित पंचकूला बन चुका है। आज पंचकूला के अंदर आम जो आदमी है वो ये महसूस करता है कि मैं पंचकूला के अंदर एक अच्छी लाइफ व्यतीत कर रहा हूँ। आप ट्राई सिटी देखिए, क्योंकि पंचकूला, मोहाली और चंडीगढ़, ये 3 शहर आपस में जुड़े हुए शहर हैं और आपस में कहीं ना कहीं कंपटीशन भी रहता है। लेकिन आज मुझे इस बात का फख्र है कि पंचकूला आज ट्राई सिटी में नंबर 1 के ऊपर है। आज पंचकूला के अंदर जो भी आम आदमी रिहाइश करने के लिए आता है, तीनों शहर में से वो पंचकूला को पहले चुनता है, क्योंकि पंचकूला के अंदर पॉल्यूशन फ्री पंचकूला आज हमने बनाया है। पंचकूला के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो है बिल्कुल नगण्य है। छोटी मोटी वारदातों के अलावा कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। और पंचकूला के अंदर जिस प्रकार से लोगों के बाहर से आकर के यहाँ बसने से पंचकूला में जो प्लॉट्स हैं या जो ज़मीनें हैं उनको रेट जो है बहुत मोहाली और चंडीगढ़ से भी आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि ये पंचकूला एक ठीक नागरिक है। बहुत सारे IAS, IPS रिटायर्ड जो हैं आज पंचकूला के अंदर अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद या अपना मकान बना करके आफ्टर रिटायरमेंट वो रह रहे हैं। तो पंचकूला ने पिछले 10 साल के अंदर जो विकास किया, ये उसी का परिणाम है। गुप्ता जी, जिस प्रकार से बतौर स्पीकर आप एक कठोर प्रशासक के रूप में भी नजर आए, व्यवस्था सुधारने के लिए बायोमेट्रिक भी लगाई, पंजाब से हिस्सा लेने के लिए आपने जद्दोजहद की, हरियाणा को अलग विधानसभा मिले, वो मुद्दा आपने इतना बढ़िया तरीके से उठाया और आखिर जमीन का निर्धारण भी करा दिया, एक्सचेंज का मामला भी चल रहा है। ये चीजें कब तक पूर्ण हो सकती हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे जो पार्टी के नेतृत्व में मेरी जिम्मेवारी विधानसभा अध्यक्ष की लगाई, मैं समझता हूँ मैंने प्रयास किया कि 5 साल के अंदर विधानसभा की कार्यशैली में, विधानसभा की जो वर्किंग है उसके अंदर सुधार आए। मुझे जब मैंने कार्यभार संभाला तो लगा कि जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अक्सर सीटों के ऊपर बैठते नहीं, इसीलिए हमने बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू की। फिर पता लगा कि एक बार अटेंडेंस लगाने के बाद जो कर्मचारी हैं वो निकल जाते हैं और शाम तक आते नहीं हैं या छुट्टी मार करके चले जाते हैं। तो उसको डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए मैंने एक मूवमेंट रजिस्टर लगाया कि कोई भी कर्मचारी अगर अपना विधानसभा का प्रेमिसेस छोड़ करके जाता है तो उस जो मूवमेंट रजिस्टर है उसके अंदर एंटर करके जाएगा, और जब वो वापस आएगा तो वो उसमें टाइम लिखेगा कि मैं इस टाइम गया था, इस टाइम वापस आया और किस काम गया था। उससे निश्चित तौर पर विधानसभा के अंदर जो कर्मचारियों, अधिकारियों के अंदर एक अनुशासन की भावना जो है वो आई है। उससे हमारे कामकाज में फर्क पड़ा है और विधानसभा के अंदर हमने इसी आधार पर विधानसभा के सहयोग से, अधिकारियों कर्मचारियों के सहयोग से हमने एक बहुत सीमित समय के अंदर विधानसभा को विधानसभा बनाया। आज मैं समझता हूँ कि जो हमारे से पहले 14 विधानसभाएं विधानसभा बनने की तैयारी कर रही थी, उनमें से हमने सबसे आगे आकर के सर्वप्रथम हमारी विधानसभा विधानसभा बनी। हमने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड उसको डिजिटलाइज कराया है कि जो पुरानी फाइलें थी वो सारी फाइलों को कंप्यूटर में ला करके उनको डिजिटल किया है। आज पंचकूला जो हमारी विधानसभा के अंदर जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं या सेक्रेटेरिएट के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए भी नेवा जो है सेवा केंद्र स्थापित किया ताकि कर्मचारी अधिकारी वहाँ ट्रेनिंग ले सकें। तो जो विधानसभा की जो वर्किंग है उसके अंदर भारी सुधार हुआ है। लगभग 6-7 करोड़ रुपया प्रति वर्ष कागज का जो है आज इस विधानसभा होने के पश्चात उसकी बचत। नई विधानसभा और नई विधानसभा के बारे में जो आपने कहा कि मेरा प्रयास है, क्योंकि 2026 के अंदर
जो परिसीमन होने वाला है दोबारा से, उसमें निश्चित तौर पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी और नई विधानसभा अगर नहीं बनेगी तो इस विधानसभा के अंदर 90 से ज्यादा विधानसभा सदस्यों को बैठाने की कोई जगह ही नहीं है। तो उस दृष्टि से मैंने वो एक प्रयास शुरू किया है। काफी हद तक हम उसमें सफल भी हुए हैं, और लेकिन अभी क्योंकि आजकल आचार संहिता लगी है, इस आचार संहिता के बाद मुझे उम्मीद है कि ये कार्य पूरा हो जाएगा। राजनीतिक मित्र जो हैं आपके कांग्रेस के साथी, वो बहुत प्रशंसित है। ये 67 की जो लिस्ट आई है, वो जो सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं कि 12 से 17 के बीच बीजेपी इससे ऊपर नहीं। देखिए, ये खुशफहमी उनकी बनी रहनी चाहिए, और मैं ये समझता हूं कि जब कोई व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो वो अपने लिए खड्डा खोद लेता है। आज कांग्रेस जिस प्रकार से ये ओवर कॉन्फिडेंस का जो प्रगटावा कर रही है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रही है, यही इनकी डिफीट का कारण बनेगा। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आज जो 67 सदस्यों की जो कैंडिडेट्स की सूची आ जाई है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने सोच समझ करके बहुत सारी सीटों के ऊपर फेरबदल भी किया है। कई मंत्रियों की टिकटें भी कटी हैं और कई नए सदस्यों को भी ला करके टिकटें दी गई हैं। मकसद एक ही है कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और मुझे ये लगता है कि ये जो 67 सदस्यों की सूची आई है, इस 67 सदस्यों की सूची में से ही जो हमारा भारी बहुमत जो है पार्टी को, वो मिल जाएगा। गुप्ता जी, एक सवाल और लूंगा। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन की पार्टनर है, अब हरियाणा में पार्टनरशिप मांग रही है, समाजवादी पार्टी भी पार्टनर है इंडी की, वो भी अपना हिस्सा मांग रही है, यादव सीटें, मोहम्मदन सीटें कांग्रेस से मांग रहे हैं ये लोग। इस पर आपकी राजनीतिक टिप्पणी क्या है? देखिए, कांग्रेस, जैसे मैंने पहले कहा कि जो पार्टी ये कहती थी कि हमारे पास 2500 एप्लीकेशन आई है और हमारे पास जो सीट हैं, जो हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, वो इतने हैं कि हमें किसी से भी समझौता करने की आवश्यकता नहीं। वही पार्टी आज दर दर जाकर के उनको कह रही है कि आप आइए हमारे साथ समझौता करिए, आइए हमारे साथ समझौता कीजिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी है या अन्य पार्टियां हैं। आज ढोल की पोल खुल चुकी है। आज कांग्रेस को ये नजर आ रहा है कि हमारी लड़ाई जो है वो पहले कांग्रेस में कांग्रेस के साथ है। जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस, कुमारी शैलजा जी की कांग्रेस, सुरजेवाला जी की कांग्रेस, कैप्टन अजय सिंह यादव जी की कांग्रेस, ये कांग्रेस आपस के अंदर इस चुनाव के अंदर एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली हैं। पहले ये कांग्रेस आपस में लड़ेगी, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेगी। तो मैं समझता हूं कि आधे लोग तो पहले कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को चित कर देंगे और बाकी के रहे हुए जो है भारतीय जनता पार्टी चित करेगी। धन्यवाद ज्ञानचंद गुप्ता जी, शुभकामनाएं हैं, चुनाव है। देखिए, ज्ञानचंद गुप्ता जी अपनी हर बात को बहुत सहजता, सरलता और एक परिपक्वता से कहना जानते हैं। विधानसभा का मामला हो, टिकट आवंटन का मामला हो, सब चीज़ों पर इन्होंने बहुत प्यार से, सहज स्वभाव से टिप्पणी की। राष्ट्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का, उनके प्रति आभार व्यक्त किया। देश के प्रधानमंत्री का, हरियाणा के मुख्यमंत्री का, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष, चाहे वो राष्ट्रीय हो या प्रांतीय हो, सबका विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। तथा अभी भी इनका संकल्प है कि हरा भरा हरियाणा होना चाहिए, हरा भरा पंचकुला होना चाहिए, विकसित पंचकुला होना चाहिए। और ये जो पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली जो ट्राई सिटी के रूप में जाना जाता है, इसके अंदर पंचकुला की पहचान, अद्भुत पहचान होनी चाहिए। मेट्रोपॉलिटन का दर्जा ये पहले ही दिलवा चुके हैं। अब चुनाव है और आप सबका वोट बहुत कीमती है। मतदान केंद्र तक पहुंचिए तथा अपने कीमती मत का इस्तेमाल अवश्य कीजिए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।